यस, ठीक है। तो मैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहा था। इंटरिम का मतलब क्या हुआ? इंटरिम का मतलब हुआ जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है वो जनरली कितने दिन का होता है? 12 मंथ्स के होते हैं। तो 12 मंथ से यदि कम के पीरियड, मान लो 6 महीने पे, 3 महीने पे, यदि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप बनाते हो, उसे बोलते हैं हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके लिए मैंने ये भी कहा कि कोई कंपनी फर्स्ट टाइम यदि जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है और फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेशन में मान लो वो कंपनी, मान लो सीमा, वह कंपनी अक्टूबर में इनकॉर्पोरेशन हुआ उसका, और 31 मार्च को क्या कर रही है? बैलेंस शीट बना रही है। तो ये इंटरिम नहीं हुआ, क्योंकि ये उसका तो मजबूरी है ना, वो फर्स्ट टाइम बना रहा है, वो 6 महीने का तो बनेगा ही, मतलब बाय डिफॉल्ट 6 महीने का ही बनेगा, बट नेक्स्ट टाइम से तो उसको 12 महीने के ही बनाने हैं ना। या फिर कोई कंपनी अपना अकाउंटिंग ईयर अभी तक फॉलो कर रही थी यूएसए के हिसाब से, जनवरी टू दिसंबर, बट मान लो अब उसे अप्रैल टू मार्च फॉलो करना पड़ रहा है। इस कारणवश उसको क्या करना पड़ा? एक अकाउंटिंग पीरियड ऐसा हुआ जो 9 महीने का ही बना। तो जो 9 महीने का ही बना, भले ही वो 12 महीने से कम का है, लेकिन तब भी वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं कहलाएगा। तो दो ऐसे शॉर्टर पीरियड, पहला शॉर्टर पीरियड क्यों आ रहा है शामिल? बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड द इनकॉर्पोरेशन। और दूसरा शॉर्टर पीरियड क्यों आ रहा है? क्योंकि सर वी आर चेंजिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये दोनों जो शॉर्टर पीरियड के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, ये कभी भी आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं कहलाएगा। इसके बाद यदि आप कोई और बनाते हो वॉलेंटरी बेसिस पे, जो कि कोई रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं है, इवन शामिल जो लिस्टेड कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी जिनके शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस में, ये भी उनको बोलती है क्वार्टरली रिपोर्टिंग करने के लिए। तो वह क्वार्टरली रिपोर्टिंग जो है ना, वह क्वार्टरली रिपोर्टिंग इज नॉट आईएफआर, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, वह कुछ और है। बट हाँ, एज फार एज रिकॉग्निशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इज कंसर्न, आप देखोगे तो आपको सेम जैसा ही लगेगा। बट अगेन आई एम सेइंग कि जो क्वार्टरली आपको स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं सेबी के हिसाब से, दैट इज नॉट कवर्ड बाय आईएफआर इंडियाज 34। कुछ कुछ बातें आपको मिलती जुलती दिखेंगी। तो सर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या? तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप यदि वॉलंटरी बेसिस पे बनाते हो, क्योंकि आपको मान लो कई ऐसी कंपनी होती है बड़ी बड़ी जिनको डिविडेंड देना है इंटरिम, तो इंटरिम डिविडेंड दोगे तो इंटरनल परफॉर्मेंसेस को देखते हुए दोगे ना। मान लो कोई कंपनी 9 महीने पे डिविडेंड दे रही है, 6 महीने पे डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड आंख बंद करके तो नहीं देगी। यदि वो आईएफआर बनाती है 3-3 महीने पे, तो उसको इंटरिम डिविडेंड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, वह आराम से डिसीजन ले सकता है। या कोई ऐसी कंपनी, मान लो जैसे किसी कंपनी का मर्जर एंड एक्विजिशन होने वाला है, कोई दूसरा कंपनी तुमको खरीद रही है, तो दूसरा कंपनी यदि तुमको खरीदेगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास बना बनाया 6 महीने के, 3 महीने के, या जिस पीरियड को कंपनी तुमको खरीद रही है उस पीरियड को बैलेंस शीट चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अभी तक का तुम्हारा क्या परफॉर्मेंसेस रहा है, क्या तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जस्ट हेल्प्स यू कि आपका जो अकाउंट्स है, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो अप टू डेटेड है, और चाहे आप मर्जर करो, चाहे आप एक्विजिशन करो, चाहे आप इंटरिम डिविडेंड दो, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक तरीके से आपके इंटरनल कंट्रोल को एज फार एज अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कंसर्न हमेशा तैयार रहता है, हमेशा स्ट्रांग रखता है। और ये ऑडिटर को भी क्या करता है बताओ? हेल्प करता है। यदि किसी कंपनी में आप जा रहे हो ऑडिट करने के लिए और वो अपना इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करती आ रही है, तो उसका ऑडिट करने में आपको और मजा आएगा, क्योंकि आप आसानी से रिकंसाइल कर सकते हो। जब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था, आप वीडियोस देख लेंगे उसमें, तो आप यदि कितना भी आप फोकस करो, कितना भी थियरी पढ़ लो, ये पढ़ लो, आपको बस ध्यान रखना है कि सर अकाउंटिंग वैसे ही होगी जैसे हम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। मतलब अपने को एक्रूअल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना ही करना है। वी कैन नॉट ओवरराइड एक्रूअल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। मान लो तुम 12 महीने का 12,000 रेंट पे कर रहे हो और फर्स्ट क्वार्टर का तुम बना रहे हो एफएसटी, तो फर्स्ट क्वार्टर के एफएसटी में तुम रेंट कितना दिखाओगे? 3,000 ही दिखाओगे ना। 3,000। मान लो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एफएसटी में बैड डेब्ट्स हो गया, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एफएसटी में यदि बैड डेब्ट्स हो गया, तो बैड डेब्ट्स को तुम उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करोगे। कभी सुना है क्या कि बैड डेब्ट्स जो है वो पर मंथ मेरे बैड डेब्ट्स होते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मान लो कोई लॉस बाय फायर है, क्या आग धीरे धीरे दिल में लगते हैं? क्या गाना चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है यहाँ पे। गुलजार साहब के गाने नहीं चल रहे कि धीरे धीरे आग लगे। आप जब आग लगा उसी दिन सर, आपको, हाँ मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा आपको कि
जो आपको रिकॉग्नाइज करना है वो आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, जो एक्रूअल बेसिस पे है उसको आपको फॉलो करना है। कुछ ऐसे चीजें होती है, कुछ ऐसे इनकम होते हैं, मान लो सीमा आपको डिविडेंड्स Yes. मिले, तो डिविडेंड्स हम्म, जिस क्वार्टर में मिले ना, आप डिविडेंड्स को उसी क्वार्टर में आप क्या करोगे, डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कर दोगे। तो जो हम्म, टाइम कॉन्सेप्ट, टाइम पीरियड वाले खर्चे हैं, जो टाइमिंग बेस या पीरियोडिसिटी वाले खर्चे हैं, उस खर्चे को आप एक्रूअल बेसिस पे लोगे। और जो उसी पीरियड का खर्चा है जिसको आप डेफर नहीं कर सकते हो, तो फिर आप बिल्कुल डेफर नहीं करोगे, आप उसे उसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज करोगे जिस क्वार्टर के लिए आप एफएसटी तैयार कर रहे हो, है ना। यस। Yes, sir. इसके ऊपर कुछ मुझे सम्स करवाने हैं, खासकर जो टैक्स है ना, टैक्स के बेसिस पे आपके पास कई सारे एग्जाम में सम्स आते हैं कि कितना टैक्स रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो टैक्सेशन की भी यदि बात होगी, तो जो अपना इंडियस 34 है वो बोलता है कि जब भी तुम टैक्स एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो ना, क्वार्टरली एफएसटी बना रहे हो तो, या फिर जो भी आप इंटरिम पीरियड लेके एफएसटी बना रहे हो, तो जहां तक टैक्स एक्सपेंसेस की बात है ना, तो आप क्या करो, वेटेड एवरेज रेट यूज करो। क्या यूज करो आप? Weighted average. अब सर ये वेटेड एवरेज रेट क्या होता है? तो वेटेड एवरेज रेट का मतलब होता है कि पूरे साल का जो आपका क्या है, आमदनी है, हम्म, पूरे साल का इनकम आप एस्टिमेट तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर Yes, सकते हो। sir. तो पूरे साल का इनकम एस्टिमेट कर लो, और पूरे साल का आप टैक्स रेट Tax. देख लो। तो पूरे साल के इनकम के ऊपर टैक्स निकाल लो एस्टिमेटेड बेसिस पे, जो हम्म, आपका टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100 आया, वही आपका क्या बन जाएगा, वेटेड एवरेज Weighted टैक्स average रेट rate. बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक देखते हैं यहाँ पे सम, 3 सम है छोटे छोटे, देखो यहाँ पे, आइए देखिए यहाँ पे, स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes, sir. टेस्ट योर नॉलेज है, मैंने भेजा भी था आप लोगों को, बस Yes, यहाँ sir. से देख लीजिए इसमें क्या बोला जा रहा है आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और ये घूम फिर के ये सवाल आ जाते हैं 5 नंबर के, 6 नंबर के एग्जाम में, या 4 नंबर के पूछते हैं ये। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि कंपनी ए है, कंपनी ए क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम 15,000 का प्री टैक्स प्रॉफिट ईच क्वार्टर में कमाते हैं, हम्म, और टैक्स का जो स्लैब रेट है वह 20% है फर्स्ट 20 के एनुअल अर्निंग के ऊपर, और 40% है यदि आप 20 के ऊपर एडिशनल अर्निंग करते हो तो। और जो आप एक्सपेक्टेशन करते हो लगभग वही आपका एक्चुअल भी होता है। तो बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी सोन इन ईच क्वार्टर। यदि आप क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो प्रत्येक साल आप कितना कितना आप टैक्स को क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। यही पूछा है ना। Yes, sir. तो अपना जो 34 है इंडियस, वो क्या बोलता है, कौन सा यूज करना है आपको, वेटेड Weighted एवरेज रेट average. यूज करना है आपको। तो वेटेड एवरेज रेट यदि मैं यूज करूं तो कैसे यूज करूं मैं, तो सर आपने कहा कि पूरे साल का आप क्या देख लो, टैक्स देख लो, हम्म, और पूरे साल का आप क्या देख लो, इनकम। Income. यही होगा ना रेट, Yes, और sir. इनटू कर दो आप 100। तो पूरे टैक्स साल का टैक्स डिवाइडेड बाय पूरे साल का इनकम इनटू 100, ये पूरे साल की बात हो रही है, एनुअली बात हो रही है, ये भी एनुअली बात हो रही है। तो सर यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 15,000 का प्रॉफिट है ईच क्वार्टर। तो मुझे बताओ 15,000 का प्रॉफिट ईच क्वार्टर है, तो आपका एनुअली कितना प्रॉफिट हो गया? 60,000. वेरी सिंपल। तो एनुअल प्रॉफिट देख पा रहे हो आप, Yes, sir. 15,000 इंटू 4 करोगे, ये कितना आ गया आपका, 60,000 आ 60,000. गया। 60 आपका हो गया। अब 60 पे जो टैक्स लगाना है, तो टैक्स यदि आप लगाते हो तो यहाँ पे स्लैब रेट दिया हुआ है। हालांकि हम्म, आप यदि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओगे तो इंडिया में जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कोई स्लैब रेट नहीं है, उनको तो जस्ट 30% या 30%. 25% देना होता है या नहीं? पर ठीक Yes, है, sir. ये सवाल दिया हुआ है तो सवाल की इज्जत करेंगे हम। तो यहाँ पे हम्म, बताओ यदि हम टैक्स लगाएंगे 60,000 पे, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट 20,000 पे कितना परसेंट का 20%. टैक्स लगेगा बताओ? 20%. 20%। और जो फर्दर आपका है 60 में 20 पे लग गया तो बचा कितना, 40। 40. तो 40 के ऊपर कितना परसेंट, 40%. 40%। तो मुझे आप बता दो सीमा, ये जो आपका टैक्स 20,000. आया 4,000 पहला, और और दूसरे का 16,000. 16,000, तो 20,000. टोटल हमारे पास कितना आ गया, 20,000 आ गया। ये 20,000 क्या आया, टैक्स. ये 20,000 जो आया मेरे पास, इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरे लिए टैक्सेशन हो गया।
यानी इतना का मुझे टैक्स देना है 20 का। तो चलो टैक्स का पता चल गया कि 20 का मुझे क्या देना है बताओ। 20 का मुझे टैक्स देना है या नहीं। यस सर। 20,000 का मुझे टैक्स देना है। 20 का टैक्स डिवाइडेड बाय पूरे साल का इनकम, तो पूरे साल का इनकम तो 60 आ रहा है ना। तो एवरेज टैक्स रेट कितना आ गया आपका 33.33। 33। तो ऐसे तो पढ़ना से अच्छा है कि 1/3 पढ़ो। यस 1/3 आ गया आपका। तो अब जब क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आप बनाओगे, है ना, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में आप कितने क्वार्टर का बनाओगे। यदि आप पर 4 क्वार्टर 4 क्वार्टर, तो क्वार्टर 1 हो गया, क्वार्टर 2 हो गया, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। और आपका यदि प्रॉफिट की जहां तक बात है, तो प्रॉफिट आप ले लो, कितना प्रॉफिट आएगा 15 के, 15 के, 15 के एंड अगेन 15 के। अब इसमें मैं माइनस कर दूं टैक्स, 1/3 5 के, 5 के 5 के, 5 के एंड 5 के। तो पैट जो आप दिखाओगे इच क्वार्टर वो 10 के का दिखाओगे। डन है, कोई दिक्कत नहीं, आसान था ये सवाल। यस सर। आगे चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देख पा रहे हो ना, या मैं इसको और थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं? यस सर। यस सर। इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं। नहीं सर, देख पा रही हूँ। देख पा रहे हो, चलो ठीक है। नारायण लिमिटेड provides you the following information and asks you to calculate the, ये तो इनकम टैक्स जैसे लग रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं, यस सर। टैक्सेशन का ही सवाल है इसमें। तो नारायण लिमिटेड आपसे पूछ रही है कंपनी कि साहब मेरे टैक्स एक्सपेंस निकाल के दिखाओ ईच क्वार्टर के। और देखो ये जो सपना देख रहे हैं वही हो भी रहा है, मतलब जो एस्टिमेशन है इनका इनकम के लिए लगभग वही इनकम इनका अकाउंटिंग इनकम भी है ना, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो मतलब ये बोल रहा है एक तरीके से कि इंड एस 12 जो है आपका डीटीए या डीटीएल उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं करनी है, उसको आप भूल जाओ, है ना। अदरवाइज यू नो कि देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, तो डीटीए और डीटीएल इज क्रिएटेड। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल इनका सही चल रहा है। तो ग्रॉस एनुअल इनकम, थैंक गॉड कि हमें पूरे साल का ग्रॉस एनुअल इनकम निकाल के दे दिया इन्होंने। कितना निकाल के दे दिया 33 लाख। 33। बट अब इसमें बताओ, आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, इनकम टैक्स के ज्ञाता हुआ होना भी चाहिए। यस सर। तो इसमें स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस भी होते हैं या नहीं होते। यस सर, होते जैसे हैं। लॉटरी का इनकम है, इस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं। इवन जो सर। आपके, अरे तुम आ गए, वेरी गुड। चलो उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कई सारे रेट है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके भी, 15%, 20%। मतलब आप समझो, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि सबके Yes, ऊपर तो sir. स्लैब रेट नहीं लगेगा, जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस है उसके ऊपर हम स्पेशल रेट लगाएंगे, और जो नॉर्मल हमारे इनकम है सब्जेक्ट टू स्लैब रेट, उसके ऊपर हम नॉर्मल स्लैब रेट लगाएंगे। तो नारायण लिमिटेड से हमने बातें की, तो उन्होंने कहा साहब 33 लाख का अपना क्या बताओ इनकम है। अब 33 लाख के इनकम के ऊपर, एक सेकेंड सौमिल, हाँ जी। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो इफ यू कुड टेक द स्क्रीनशॉट, तो प्लीज स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, ठीक है सर, इसका ले लो, मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। ले लिया सर। ले लिए ना, चलो मैं इसको हाँ। डिलीट कर रहा हूँ, जितनी बातें लिखी है मैंने। यस, अभी मेरा ध्यान किसके ऊपर है, नारायण लिमिटेड के ऊपर। और आप भी देखो, नारायण लिमिटेड के पास टोटल आमदनी उन्होंने कितना दिया आपको, 33 लाख का आपका टोटल इनकम है। अब इस 33 लाख के टोटल इनकम में इन्होंने कहा देखो ना, कैपिटल गेन भी है 8 लाख का। यस सर। स्पेशल रेट जो है 8 लाख का कैपिटल गेन है। तो मेरे पास जो नॉर्मल इनकम है सौमिल, वो कितने के नॉर्मल इनकम है बताओ, 25 25 लाख का ये मेरा 25। नॉर्मल इनकम है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर स्लैब। स्लैब की बात होगी, और जो 8 लाख का कैपिटल गेन है इसके ऊपर स्पेशल रेट की बात होगी। नीचे में देखिए, नीचे में इन्होंने कहा एस्टिमेटेड इनकम ऑफ क्वार्टर 1, क्वार्टर 1 का भी इनकम है, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 1 में इनका इनकम कितना है, 7 लाख है। दूसरे क्वार्टर में 8 लाख है। 8 लाख। थर्ड क्वार्टर को कैसे पढ़ोगे, टोटल 12 लाख है, जिसमें 8 कैपिटल लाख। गेन है ना, तो नॉर्मल इनकम हो गया कितने का, 4 लाख का। 4 4 लाख लाख का। का। और मैं यदि बोलूं कैपिटल गेन वाला जो इनकम है वह कितने का हो गया, 8 लाख 8 का हो लाख गया। का। ऐसे बोल सकते हैं इसको। यस सर।
यही कहानी होगी। Q4 Q4 का बताओ। 6 6 लाख। लाख। 6 लाख है यहाँ पे, तो Q4 का सिंपल हम 6 लाख ले लेंगे, है ना। तो पूरे साल में आपको दे दिया, स्पेशल रेट के ऊपर कितना टैक्स पे करना है बताओ, 12%। जो स्पेशल रेट है उसके ऊपर कितना परसेंट पे करना है, 12%। और स्लैब रेट आपको दे रखा है कि 5 लाख तक के इनकम पे 30%, और यदि 5 लाख से ऊपर का इनकम है आपका तो बताओ 40%। 40%। तो आइए पहले हम नॉर्मल इनकम के ऊपर बात करें। यदि मैं नॉर्मल इनकम के ऊपर जाऊंगा तो नॉर्मल इनकम पे कितना देना है मुझे टैक्स बताओ। 9,50,000। नॉर्मल इनकम की यदि बात होगी सर, मेरे पास नॉर्मल इनकम कितना है, 25 लाख है। तो 25 लाख पे यदि मैं टैक्स निकालूं तो इन्होंने कहा 5 लाख पे तो साहब आप कितना परसेंट दे दो, 30%। 30। तो 5 लाख का 1,50,000। 30% कितना आ गया, 150 आ गया। प्लस 25 में से 5 हटा दो आप, तो 20 लाख। 25 में से 5 20। हटा दोगे तो 20 लाख आएगा। 20 लाख के ऊपर हमें देना है कितना परसेंट, 40%। 40। 8 लाख। 8 आ लाख। गया 8 लाख। 7,50,000। 9 9 लाख लाख 50,000। 9,50,000। 50 आ गया, ठीक ना। यस सर। अब बताओ, अब जो मैं वेटेड एवरेज रेट निकालूंगा तो वेटेड एवरेज रेट क्या होगा बताओ, जैसा न्यूमरेटर वैसा डिनोमिनेटर, है नहीं। वेटेड यस एवरेज सर। जो आएगा ना यहाँ पे, ये वेटेड एवरेज रेट जो आएगा, ये 950 का जो मेरा आमदनी आया है 950 का, इस 950 के इनकम को देखो तुम ध्यान से, तो 950 का इनकम जो है ये किस, सॉरी 950 का जो टैक्स है ये किस वाले इनकम के ऊपर है, ये 25 है। लाख। यस, तो इसका वेटेड एवरेज रेट ये आएगा। और स्पेशल रेट का थोड़ी ना वेटेड एवरेज रेट होगा, उसका नाम ही है स्पेशल। स्पेशल और जनरलाइज, तो वेटेड मतलब जनरल, है ना, जहां पे काफी भीड़ है, एक जैसा ही भीड़ है। और स्पेशल मतलब यूनिक, तो स्पेशल को हम फिर स्पेशल ही रहने देंगे, है ना। जो स्पेशल रेट है हमारा वो कितना परसेंट है 12% है। तो स्पेशल रेट हम 12% ही रहने देंगे। बताओ मुझे ये रेट कितना आया, जल्दी से निकालो कैलकुलेटर, आंसर दो। 38%। 38। पूरा एग्जैक्टली 38%। यस सर। चलिए तो ये अपना आ गया 38% आ गया। तो अब बताओ मेरे पास जो आमदनी है वो कितना है, 7 लाख है, ये 8 लाख है, ये 12 लाख है, और ये कितना है बताओ, 6 लाख है। 6 लाख। अब मुझे इसके ऊपर तुम टैक्स बताओ कि टैक्स कितना कितना आएगा, है ना। पहले वाले पे 2,66,000। पहले वाले पे आ जाएगा 2,66,000, 2.66 बोल सकते हैं हम इसको। यस सर। दूसरे का बताओ, 8 लाख का 38%, 3,04,000। 3.04। तीसरे वाले का बताओ, 12 लाख का 38%। सर 30 थोड़े लेंगे, पर 4 लाख का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर 12 का यहाँ नहीं पे क्या लेंगे, है ना, स्पेशल आप रेट है। एक इसका सेकंड एक सेकंड, जो 8 लाख है, 8 लाख के ऊपर कितना परसेंट आएगा, 12%। 12%। 12%। 8 लाख के ऊपर 12% निकालेंगे तो ये आएगा 96 के। और यस बाकी सर। फिर हमारे पास जो है नॉर्मल, वो कितना है, 4 लाख है। तो 4 लाख का निकालो आप 38%, 1,52,000। 1.52 के। और लास्ट वाले का बताओ, 6 लाख का 38, 2,28,000। 2.28। 8। क्लियर। यस सर। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिखें। सर ये टैक्स बनेगा मतलब हम हाँ ये, वेटेड एवरेज रेट पे निकालते हैं। हम्म, ये सर इंटीरियम पीरियड की बात होती है ना, हम इंटीरियम पीरियड की बात करें तो यस यस। ठीक है। यदि आप इसको लिख रहे हैं तो जल्दी लिखें प्लीज, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे।
डन नहीं यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, बाकी मैं हटा दूं ना तो अमित? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक एंटिटी है जो रिपोर्ट करती है क्वार्टरली और 150 का प्री टैक्स प्रॉफिट है फर्स्ट क्वार्टर में, बट ये सोच रही है कि आने वाले क्वार्टर में क्या होने वाला है, लॉस। मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर का मतलब कुछ और मत समझ आना सोमिल, क्वार्टर मीन्स जस्ट अ क्वार्टर, है ना? यस सर, वैसे ही सर आज ड्राई डे सर, 2 अक्टूबर, कैसी कैसी आप बातें कर रहे हो। ये आ जाओ। लॉन्ग है सर आप। कई लोग कल स्टॉक जमा कर रहे थे, क्या बताऊं मैं तुमको, पहले से। सर गला खुल जाएगा थोड़ा हाँ ट्राई। हाँ, आइए चलो, मैं ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, फिर मैं क्लास लूंगा कल, ठीक ना? क्वार्टर 1 पे आओ 150, क्वार्टर 2 का बताओ, क्वार्टर 2 में क्या हो रहा है कंपनी को, 1 लाख हो जाएगा लॉस। 50 का लॉस हो रहा है ना, 50 का लॉस आने वाले 3 क्वार्टर में, 50 का लॉस चल रहा है, और यहाँ भी 50 का लॉस चल रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में तो इनकम है, बट आने Yes, वाले sir. क्वार्टर में लॉस हो रहा है। द एंटिटी ऑपरेट्स इन अ ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जहां पे एंटिटी काम कर रही है इंडिया में या चलो जहां भी कर रही है, इसका जो एवरेज एनुअल इनकम टैक्स है ना, जिसको आप वेटेड एवरेज टैक्स रेट बोलते हो, यहाँ देखो एवरेज एनुअल टैक्स आपको दे दिया, एवरेज जो आपको रेट दे दिया वो कितना दे दिया, 30%। 30%. इस बार निकालना भी नहीं है, एवरेज रेट दे रखा है 30%। The management believes that since the entity has zero income, मतलब मैनेजमेंट का क्या कहना है सोमिल, ध्यान दो, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, मैनेजमेंट ओवरऑल हाँ बता रही हाँ, है। ओवरऑल जीरो इनकम है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि साहब ओवरऑल मेरा जीरो इनकम है, तो तुम ओवरऑल की ऐसी यार, तुम जब क्वार्टरली एफएसटी बना रहे हो तो फिर क्वार्टरली बात करो ना, राइट। फिर आप ओवरऑल नहीं देख सकते ना। अभी तो आपको प्रत्येक क्वार्टर में आपको दिखाने हैं कि मेरे इनकम के ऊपर कितना मैं टैक्स को रिकॉग्नाइज करूंगा। आप ओवरऑल की थोड़ी ना बात कर रहे हो, ये जो स्टैंडर्ड्स है ये तो इंटरिम पीरियड के लिए। तो अब मैनेजमेंट जो सोच रही है कि ओवरऑल पूरे साल का जीरो है, हम नहीं दिखाएंगे, तो मैनेजमेंट का कहना क्या है, द कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज टोटली रॉन्ग, because as per the India's 34 entities should recognize the taxation on the basis of weighted average rate for each interim period that the company chooses, चाहे वो 6 महीने के हो चाहे वो 3 महीने के हो, है ना? तो मेरे पास तो क्वार्टर है ही ना, प्रत्येक क्वार्टर में कितना रिकॉग्नाइज कर रहा हूं मैं, चाहे वो इनकम हो या लॉस हो, तो मेरे पास रेट कितना दिया हुआ है, 30%। 30% का मेरे पास रेट है। तो 30% रेट पे जाओगे तो आप बता दो 30% रेट पे कितना आएगा, रेट तो पता ही है आपको। 45 के। तो आप जो रिकॉग्नाइज करोगे तो कितना रिकॉग्नाइज करोगे, 45 के का 45,000. टैक्स पेबल होगा। यस। यहाँ पे क्या है, ये आप बेनिफिट ले लेना, सेट ऑफ कर लेना 15,000 का टैक्स, 15 15 15। बट दिखाना है ही, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नहीं दिखाओ, यस। ये नहीं होगा कि जीरो है, आप इसके लिए नहीं काम कर रहे हो। आपको फोकस करना है प्रत्येक क्वार्टर में हम कितना दिखा रहे हैं, प्रत्येक क्वार्टर के लिए आपको रिकॉग्नाइज, ठीक है? तो Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, यस सर। आगे चले आओ। अब न्यू स्टैंडर्ड्स लेते हैं। सर जब आपने वो करवाया था ना AS2, तो उसमें क्वेश्चन नहीं करवाया था वो रिप्लेसमेंट वाला, उसमें कंपैरिजन करते थे, वो उससे इस तरह का वो वाला करवा देना सर, इंडियस में नहीं है। अच्छा, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला, आप जो, अच्छा हाँ इन्वेंट्री, नहीं हाँ। उसका वही सवाल है, नया सवाल नहीं दिया है कि यदि हम कोई इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल खरीदते हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए, है ना, और उस फिनिश गुड्स का यदि प्राइस गिर जाता है, तो जो हाँ रॉ हाँ। मटेरियल है उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू होता है वो बेस्ट एस्टिमेशन पे करेंट परचेज प्राइस ही होता है, वही सम बोलते हो ना? यस सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप उस सम को ही कर लो जो आपने किया हुआ है। ओके। बाकी इन्वेंट्री का एक ये वाला सम है AS2 का,
जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो आपके बाय प्रोडक्ट होते हैं, बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, इक्वली इंपोर्टेंस के नहीं होते, है ना। तो बाय प्रोडक्ट को जो आप बेच देते हो, उसको बेच के जो पैसा आता है उसको आप क्या करते हो, कॉस्ट में से माइनस कर देते हो। तो ये सम आपको जो है ना करना चाहिए AS2 का। ये सम देखो इलिस्ट्रेशन 4, ये इंपोर्टेंट है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहले सम था, और अच्छी बात है ये सम इन्होंने यहाँ भी रखा है। इलिस्ट्रेशन 4 क्या लिखा है देखो तो, इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये इंडेक्स 2 कर रहे हैं सोमिल, यस सर। एक सम है। जब हमारे पास ज्वाइंट प्रोसेस होता है ना, तो एक पीरियड तक पता ही नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, बट एक पीरियड मतलब एक पॉइंट तक पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, बट उस पॉइंट के बाद फिर सारे प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पता चलना शुरू हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, बोलो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट पॉइंट जो मेरा होता फोन का है। है, स्प्लिट पॉइंट तक अपने को पता नहीं चलता है। तो स्प्लिट पॉइंट तक के जो खर्चे होते हैं, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट पॉइंट के खर्चे को जॉइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं। तो ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए आपने देखा ना, जो हम कॉस्टिंग में कर रहे थे वही बात है। ज्वाइंट कॉस्ट को यदि आप बांटते हो तो दो मेथड थे, एक NRV मेथड पे और एक किस पे, फिजिकल आउटपुट बेसिक। मेथड पे, है ना। और ज्वाइंट यस। प्रोडक्ट का मीनिंग भी बताया था मैंने कि ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक ही प्रोसेस से कई सारे प्रोडक्ट बन के आए हैं और उन सारे प्रोडक्ट का इक्वल इंपोर्टेंस है अपने अपने एरिया में, कोई प्रोडक्ट किसी से कम नहीं है, तो उसे बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। बट ज्वाइंट प्रोडक्ट के साथ साथ उसी सेम प्रोसेस से कई बार बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट ही है, बट इन प्रोडक्ट का जो इंपोर्टेंस है वो इक्वल इंपोर्टेंस नहीं है, इन प्रोडक्ट का इंपोर्टेंस थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू रेगुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था आपको लस्सी बन रहा है ना। तो लस्सी बनाते बनाते मान के चलो छाछ बन गया, तो छाछ का इक्वल इंपोर्टेंस और लस्सी का इक्वल इंपोर्टेंस उसके दाम को देख के ही तुम पता कर सकते हो। छाछ Yes. सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है, यस। लस्सी थोड़ा सा महंगा होता है, बटर थोड़ा सा महंगा होता है। तो जो बाय प्रोडक्ट होता है ना, बाय प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, बेचते हो। तो बाय प्रोडक्ट से जो बेच के पैसे आ रहे हैं ना, उससे हम कॉस्ट को क्या करेंगे, कम कर देंगे। चलिए इलस्ट्रेशन 4 देखिए, यस। यही है ना। यस मार्स सर। लिमिटेड, मार्स लिमिटेड के पास क्या हुआ है देखो तो, एक बाय प्रोडक्ट, सिर्फ एक सिंगल, बिसाइड द टू मेन प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट का इन्होंने नाम दिया, कितना अच्छा BP. नाम दिया इन्होंने, BP। वाह, बी। बाय प्रोडक्ट मतलब BP है ना। तो मेन प्रोडक्ट का मतलब इन्होंने वेरी गुड MP1 एमपी। एंड MP2 दे दिया। चलिए अच्छी बात है, नाम याद रखने में। अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, कुछ स्क्रैप भी इनके पास प्रोसेस से निकल जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि देखो अब ये रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को देख के तुम बोल सकते हो कि ये MP1 का है या MP2 का है, नहीं। नहीं। तो ये ज्वाइंट कॉस्ट हो गया, दिस इज द ज्वाइंट कॉस्ट, ये आपका ज्वाइंट कॉस्ट है। 14,500 यूनिट्स है ना। Yes. यस। अब लगाते हो 1.5 लाख रुपया आपका खर्चा होता है। उसके बाद वेजेस दिया हुआ है 90,000 का, फिक्स्ड ओवरहेड भी दिया हुआ है और वेरिएबल ओवरहेड भी दिया हुआ है। मुझे बताओ सौमिल, इन खर्चे को, जो प्रोसेस में खर्चे हो रहे हैं, क्या इन खर्चे को देख के मैं बोल सकता हूँ कि इससे क्या बनने वाला है, नहीं। इसके नाम से कितना खर्चा है, नहीं। नो सर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं Joint Joint ज्वाइंट। cost. तो मुझे बताओ ज्वाइंट कॉस्ट कितना आया, ज्वाइंट कॉस्ट की यदि मैं बात करूं तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना आया बताओ। अपने पास 3,55,000। रॉ मटेरियल आ गया मेरे पास 150, यही लिया आपने। यस सर। उसके बाद आपके पास लेबर बोलो, वेजेस बोलो, जो बोलो, ये आ गया सर 90,000। उसके बाद अपने पास आ गया फिक्स्ड ओवरहेड 65,000। 65,000, वेरिएबल ओवरहेड, 50,000। इन सब का लगा दो टोटल, तो आपने कहा सर ये आ गया 3,55,000। है ना। अब इसमें से मैं क्या लिस्ट करूंगा, तो इसमें से इंडेस बोलता है
जो स्क्रैप आप प्रोसेस अकाउंट भी बनाते थे ना, नॉर्मल Yes. लॉस होता था 100 मिल, हाँ नॉर्मल जी। लॉस 2% ऑफ इनपुट जो रियलाइज हो जाता था, दैट हाँ इज जी। स्क्रैप। तो नॉर्मल लॉस तो बेचना ही बेचना है। इसके अलावा बाय प्रोडक्ट जो है ना, बाय वो भी प्रोडक्ट minus। को भी आप हटा दो, एक तरीके से स्क्रैप की तरह ही लिया जा रहा है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, जब प्रोडक्ट देखता हूं मैं तो एमपी कितना बना 5000 यूनिट, MP2 4000 यूनिट, और बाय प्रोडक्ट कितना बना 2000। 2000। हालांकि कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बचे हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक मेन प्रोडक्ट के ही बचे हुए हैं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट को आप मार्केट में बिल्कुल बेच देते हो। तो नीचे में देखो, जो एवरेज मार्केट प्राइस है MP1 MP2 का, वो 60 और कितना है 50 है। 50 है। बट बाय प्रोडक्ट की हालत फिर से वही हो गई जो कांग्रेस की पूरे भारत में है। कितना के रेट से चल रहा है बताओ, 20 के रेट से बेच रहा है, बताओ। 20। अभी तो ये बाय प्रोडक्ट है, लोग Yes। इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। तो मुझे बताओ, बाय प्रोडक्ट को बेच दोगे या नहीं बेच दोगे? बेच देंगे। बेच देंगे। तो मेरे पास कितने यूनिट्स हैं बाय प्रोडक्ट के, बताओ। 2000। 2000। 2000 है। तो एनआरवी यदि आप निकालते हो तो एनआरवी का मतलब क्या होता है बताओ? नेट एनआरवी का रिजल्ट मतलब जो आपका एस्टिमेटेड सेल है वो तो माइनस लोगे ही लोगे, माइनस एक्सपेंसिव इसको बेचने पे जो खर्चे होते हैं वो भी आपको माइनस करने हैं। तो अब डेटा यूज करो आप, एनआरवी जो लोगे आप बाय प्रोडक्ट का, उसके लिए आप देखो कि आपके पास कितने हैं, 2000 यूनिट है। 2000 यूनिट को आप बेचो, किस रेट पे आप बेचोगे? 20%। 20 पे। ये आ गया कितना, 4 लाख आ गया, माइनस 8000। है ना। अब इसमें से क्या करूंगा मैं, बोलो। प्रोसेसिंग चार्जेस प्रोसेसिंग चार्जेज है कितना बताओ? 8। तो हाँ भाई, ये मैंने 2000 इंटू 20 जो लिया है ना, ये कितना होगा, ये 30,000। 40। ठीक है, आगे बताओ, खर्चे बताओ, और कौन सा माइनस खर्च है? पैकिंग चार्जेस है माइनस 8000। पैकिंग चार्ज करना पड़ेगा, है ना। कितना है पैकिंग चार्ज? पैकिंग चार्ज 2000 है। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग 8000 है हाँ बाय प्रोडक्ट का। मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके इसको हम फर्दर बेच रहे हैं। तो 8000 और 2000 खर्च के ही तो बेच रहे हैं ना, ये खर्चा नहीं करेंगे तो बिकेगा ही नहीं। ये कितना आ गया बताओ? ये आ गया 30,000। 30,000। ठीक, और स्क्रैप से कितना मिला? 5000। ये ठीक है ना। 5000 हाँ। यस। तो अब बताओ मुझे, स्क्रैप से मिल गया मुझे 5000, और बाय प्रोडक्ट को बेच के मिला मुझे 30। तो ज्वाइंट कॉस्ट जो आ गया MP1 और MP2 के लिए 100 मिल, वह ज्वाइंट कॉस्ट कितना आ गया? 3,20,000। 3,20,000। अब ये 3,20,000 तो आ गया। बट अब ये 3,20,000 जो है ये ज्वाइंट हाँ है ना। तो अब Yes। इस 3,20,000 के ज्वाइंट को मैं किस प्रकार से एलोकेट करूं, दैट इज द क्वेश्चन, है या नहीं। हाँ यस सर। तो जब एलोकेशन करेंगे तो एलोकेशन के लिए क्या बताया था कि हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए दो मेथड है। पहला एनआरवी मेथड जिसका ज्यादा इंपोर्टेंस है, और सवाल में यदि एनआरवी ना दे रखा है तो आप फिजिकल आउटपुट मेथड आप ले सकते हो, यही पढ़ा आप लोगों ने। यस यस सर। सर। तो मैं पता लगाऊंगा कि चलो क्या MP1 और MP2 का सेल प्राइस दिया हुआ है, पता करो सवाल में। जी सर दिया हुआ है 60 दिया दिया और हुआ हुआ है। है 50, दिया हुआ है। है 60 ना। और 50। 60 और 50, उसको बेचने के लिए कोई और बाय प्रोडक्ट के जैसे कोई और स्प्लिट ऑफ के बाद खर्चा हो रहा है तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्प्लिट ऑफ के बाद बाय प्रोडक्ट के ही खर्चे दिखाए हैं। हाँ जी मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही है MP1 और MP2 को बेच रहे हैं। बात आ रही समझ में? हाँ यस स्प्लिट सर। ऑफ पॉइंट पे बिल्कुल बेच रहे हैं MP1 और MP2 को। तो हमारा MP1 कितना यूनिट था देखो, टोटल आउटपुट 8000 यूनिट था आउटपुट। 5,000 था। MP2 कितना था? 4,000। 4000। 4। तो मुझे बताओ एनआरवी यदि MP1 की बात करूं तो MP1 की एनआरवी कितने आएगी? 8000 इंटू MP1 MP2, तो 5,000 इंटू 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 60। 60 60, कितना आ गया? 5,000 इंटू 60, 3 लाख। 3 क्या आ लाख। गया? 3 लाख आ गया। और MP2 का बताओ, 50 इंटू 2000। ये कितना आ गया? 2 लाख। तो रेशियो हाँ क्या आ गया? 3:2 आ गया। यस सर। यस सर। 3:2 आ गया ना। तो 3:2 में आप बताओ मुझे कि MP1 और MP2 का कॉस्ट आप 3:2 में बांट दो, तो ये 3:20 के खर्चे को 3:2 में बांट दो।
2,10,000 1,92,000. 1,92,000 टोटल खर्चा आया MP1 का, Yes sir. और 320 में से 192 माइनस कर दूं मैं, तो ये कितना आ गया? 1,28,000. 128 आ गया। ये तो टोटल कॉस्ट आ गया ना? Yes sir. ये तो टोटल कॉस्ट था 320, तो 320 में MP1 का हिस्सा कितना? 192, MP2 का हिस्सा 128। 128 तो मुझे बताओ MP1 के टोटल प्रोडक्ट कितने बने थे? 5,000। 5,000. इसके कितने बने थे टोटल प्रोडक्ट? 4,000. तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अब Yes sir. कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, ये आ जाएगा आपका 38.40, 38.4. और दूसरे का तो बिल्कुल 32 आ रहा है। ठीक, तो अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो दिए हुए हैं, 250 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई कर दो इसको 38.40 पे, 9,600 और इसको 100 को मल्टीप्लाई कर दो कितना पे? 3,200 बस, ये अच्छा सवाल था। कोई दिक्कत? नो No सर। sir. इसका इलिस्ट्रेशन 7 है फीफो मेथड पे, उसको प्लीज देख लेना आप। ओके सर। Yes sir. 7 देख लेना, 9 देख लेना आप, इजी है, बहुत इजी है। तो 7 और 9 इसका आप देख लेंगे। Okay sir. आगे एक सवाल है, उसकी बात कर रहा मैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका? Yes sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखोगे? नहीं सर, मैंने तो लिख लिया. लिख लिया है ना? चलो मैंने भी लिख लिया। चलो ठीक है, ओके। एक सम है, थोड़ा सा केस स्टडी टाइप, उस सम पे थोड़ा विचार करना, सोचना उसके ऊपर क्या बोले। ठीक है सोमिल? ओके सर। ये कर लेना सोमिल, 7, 8 है ना? यस सर। हाँ, इसमें ज्यादा सम नहीं है, बट जो भी सम है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। ये भी कर लेना, 9 भी कर लेना। कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर बताया था मैंने, आपको पता भी है। अब देखो यहाँ पे ये सवाल, ये हल्ला कर रही थी सीमा, इस तरह वाला सवाल करवाओ। सीमा जो तुम सम बोल रही थी ना, ये वही सम है। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 1 होता क्या है, देखो सोमिल ध्यान से सुनो। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, क्या खरीद के लाएगी? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बिल्कुल खरीद के लाएगी वो। तो रॉ मटेरियल को जिस दाम पे खरीदेगी उसको बोलते हैं हम क्या? परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? अब इस रॉ मटेरियल को तुम क्या करोगे? एक प्रोसेस में डालोगे, प्रोसेस मींस फैक्ट्री, और इससे क्या बनाओगे तुम? फाइनल प्रोडक्ट। Fine. गुड्स। हाँ जी। अब तुम जो पढ़ रहे हो तो तुम फिनिश गुड्स को ही तो बेचते हो। यस सर। फिनिश गुड्स के जहां तक कॉस्टिंग की बात होती है, तो फिनिश गुड्स की कॉस्टिंग कर लेते हो आप, और फिर आप उसको बेचते हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ज्यादा में ही बेचोगे ना। कोई Yes, sir. कंपनी फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे ही बेच दे तो मतलब बताओ धर्म करने आई क्या? वो हरिद्वार चले जाए, है ना? Yes sir. चलिए देखो, जियो को फ्री में बेच के आप देखो कितना पैसा छपा रही है, मतलब। तो कहीं ना कहीं आप जनरली सैम्पलिंग वैम्पलिंग कर देते हो या एडवर्टीजमेंट कर लेते हो, अलग बात है, बट बेचना तो ज्यादा में ही है ना। यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो फिनिश गुड्स होता है उसका वैल्यूएशन आप कैसे करते हो? फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, और क्या होगा? एनआरवी व्हिचएवर इज, बोलो, Lower. यही चलता रहता है। Yes यस sir. सर। और फिनिश गुड्स का आपको कॉस्ट भी आसानी से मिल जाएगा, और फिनिश गुड्स का आपको एनआरवी भी मिल जाएगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बताओ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जब बिल्कुल आपका बिजनेस सही तरीके से चल रहा है, उस केस में आपका एनआरवी हमेशा क्या होगा? ज्यादा ही होगा ना कॉस्ट प्राइस से। बोलो सोमिल। यस सर। एनआरवी जो होगा Yes, वो तो sir. ज्यादा ही होगा कॉस्ट प्राइस से। तो जब एनआरवी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो तुम फिनिश गुड्स को किस पे दिखाओगे? बोलो। कॉस्ट प्राइस पे। Cost price पे. आप फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे ही दिखाओगे। और इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। रॉ मटेरियल क्या तुम बेचते हो? नहीं. नहीं। नहीं, इसका तो एनआरवी नहीं होगा।
तो क्या बोलोगे? कॉस्ट। तो सर जितना में हम Cost. खरीद के लाते हैं वो उसी पे दिखाएंगे। बोलो हाँ। यस Yes, सर। sir. अब मैंने कहा मार्केट थोड़ा सा खराब हो गया ड्यू टू कोविड। जितना बदनामी ठोकना है कोविड के ऊपर बदनामी ठोको, है ना। अब मार्केट जब खराब हो गया तो मार्केट खराब होने पे क्या होगा? मान लो मेरा Cost गिर कॉस्ट जाएगा। जो है ना वो ज्यादा हो गया, यस सर। एनआरवी, तो ये तो बुरे दिन हो गए। Hmm. तो जब बुरे दिन हो गए तो बुरे दिन में आप बताओ, बुरे दिन अकाउंटिंग तो दोनों दिन की बातें कर रहा है, अकाउंटिंग तो बिल्कुल प्रूडेंट की बात करता है कि जैसा भी सर्कमस्टेंसेस होगा हम उससे निपटने के लिए तैयार। तो अब बताओ मुझे, अब मैं फिनिश गुड्स को किस वैल्यू पे दिखाऊंगा? अब मैं फिनिश गुड्स को किस पे दिखाऊंगा? एनआरवी पे ही दिखाऊंगा। NRV. बताओ। Yes, sir. अब जैसे बताओ मुझे, जैसे ही दाम गिर गया मार्केट में तो उसका रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा होगा या गिरा होगा? बड़ा होगा। कैसे? इतना जल्दी कैसे बोल दिए? जिस चीज का डिमांड है मार्केट में, मैं फटाफट हाँ। तुमसे रॉ मटेरियल लेकर के बना के बेच रहा हूँ, मस्ती हाँ। चल रहा है ना। हाँ अब जी। मैं आगे बेच ही नहीं पा रहा हूँ तो अब क्या होगा बताओ? टाटा स्टील मान के चलो खूब स्टील बेच रही है, ओएनजीसी खूब पेट्रोल बेच रही थी। कब? जब मार्केट में नॉर्मल डिमांड था। Normal था. अब पूछो ओएनजीसी से, ओएनजीसी जो डिमांड कम ब्लू है। चिप कंपनी में आ गई थी उसका क्या हुआ बताओ? लॉस में जा रही है वो कंपनी। हाँ जब जी। कार बिक ही नहीं रहा है कोविड के चलते, फैक्ट्री चल ही नहीं रहा है साहब, तो जो ऑयल्स है उसका जो रिफाइनरी है उसका प्रोसेस क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा ना। Yes, sir. यस सर। तुम अब उस ऐसी कंपनी को बेच रहे हो रॉ मटेरियल, जो कल तक तो जो मन था दाम सामने वाला तुमको पे कर रहा था, अब वो पे करेगा तुमको? नहीं करेगा। नहीं. वो क्या बोलेगा? अभी खरीदूंगा ही नहीं, Hmm. जब ऑपरेशन होगा तब खरीदूंगा, अभी जो मैंने बना के बेचा है उसके उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्यों बनाऊं? Yes, sir. हाँ तो जी। ऑफ डिमांड लगेगा ना। हाँ जी। अभी तक सौमिल मैं तुमसे 40 रुपए की चीज लेता था, 20 रुपए का अपना कॉस्टिंग करता था, 60 रुपए की चीज आती थी, 60 रुपए में खर्चा करके उसको 90 में बेचता था। हाँ जी। तो मैं बार बार तुमसे 40 में खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा? खरीदूंगा, खरीदेंगे। क्योंकि आपको मैं आसानी से पे कर दूंगा। अब ऐसा हो रहा है, बुरे दिन आ गए कि 40 + 20 60 मेरा खर्चा होता है और वह चीज 50 में मार्केट दे रही है। अब बताओ मैं क्या अपने जेब से बना के बेचूं? नहीं। नहीं. तो जितना बना हुआ है पहले उसी को बेचेंगे मार्केट में। हाँ जी। Yes, sir. अब आपसे मैं क्यों खरीदूं? मैं समाज सेवा करने थोड़ी ना आया हूं, स्टॉप कर लूंगा अपना मैं प्रोसेस। हाँ जी। रॉ मटेरियल का दाम क्या होगा? जैसे ही आपका मैं खरीदना बंद कर दूंगा, कम होगा। कम हो कम जाएगा। हो जाएगा. कम हो जाएगा। यस। तो अब फिनिश गुड्स को तो मैं एनआरवी पे ले आऊंगा, बट मेरे पास जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को मैं किस पे लूं? फिनिश गुड्स के इन्वेंट्री को तो एनआरवी पे ले लिया मैंने, अब रॉ मटेरियल को मैं इस वाले कॉस्ट पे लूं जो बहुत पहले चल रहे थे, खरीद रखे थे, या अभी के करंट परचेज प्राइस पे लूं? बताओ। करंट परचेज प्राइस पे। Current बस, हो purchase गया price. समाप्त। यही कॉमन सेंस की बात। समाप्त। अंतिम सांस ले लिया। ये सवाल, ये स्टोरी समझना था। ओके सर। तो पढ़िए, अब 1 मिनट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यूए लिमिटेड है, यूए लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल कितना के रेट से? 400। 400. कंपनी डजंट सेल रॉ मटेरियल। ये कौन सी ज्ञान की बात है? कंपनी रॉ मटेरियल बेचती है क्या? नो। चाय वाले दुकान पे कंपनी कैसी की तैसी, तुम बगल वाले चाय के दुकान पे चले जाओ और बोलना 2 लीटर मुझे दूध देना, मुक्का देगा तुमको, पीटेगा तुमको। साहब यहाँ चाय बिक रहा है। तो कंपनी डजंट सेल रॉ मटेरियल। तुम मान लो होंडा कंपनी है तो होंडा कंपनी से तुम स्कूटर खरीदने जाओगे ना, बाइक खरीदने जाओगे ना, या उसको बोला नहीं तुम्हारे बाइक के अंदर जो तुम लगाए हो ना जनरेटर वो मुझे बेचो, मोटर बेचो, तो मोटर नहीं बेच रहा हो क्योंकि उसके लिए वो रॉ मटेरियल है, उसको यूज करेगा, कंज्यूम करेगा फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में। यस, the finished goods in which raw material is used are expected to be sold at, बोलो बुरे दिन आ गए या नहीं आ गए? ये लाइन पढ़ो। Below Below cost. cost। इससे घटिया न्यूज होगा कुछ? बताओ No, sir. क्या बोल रही है? The ये finished एनआरवी। in which raw material is used are expected to be sold at below Below cost। Below cost. तो हम लोग इस वाले सेकंड वाले पार्ट में आ गए ना। यस। Yes, sir. At the end of the accounting year, company is having 10,000 kg of raw material in inventory। कंपनी के पास 10,000 kg है इन्वेंट्री का, है या नहीं? Yes, यस sir. सर।
as the company never sell the raw material, फिर देखो वही बात दिल जलाने वाली बात बोल रहा है, it doesn't know the selling price of raw material, वो तो होता ही नहीं है, hence cannot calculate the realizable value of raw material for valuation of inventory at the end of the year. However, replacement cost, यदि आज आप मटेरियल खरीदने जाते हो तो आज कितना चल रहा है बताओ? 300 300 तो अभी कहा ना रॉ मटेरियल जो है उल्टे वाले कंडीशन में, जनरल कंडीशन में तो जो उसका कॉस्ट है उसी पे लो, पर जब कंडीशन खराब हो गया तो रॉ मटेरियल के लिए आप करंट परचेज प्राइस को ही आप ले लोगे, उसका एक तरीके से एनआरवी या कॉस्ट जो बोलो, तो 10,000 ले into लेंगे। कितना कर दो, 300 कर दो, वही 300 आपका आंसर है। 30 लाख रुपया आप देख पा रहे हो? यस यस सर। सर डन है, कोई दिक्कत नहीं? नो नो सर। सर चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या स्टोरी लिखा यस हुआ है? इस कंपनी के साथ ना पंगा हो गया, यस सर सन लिक्विड लिमिटेड के साथ, है ना? यस सर। मैं इसको डिलीट कर दूं ना, जो अभी इससे पहले किया था मैंने। यस सर यस सर। इस कंपनी के साथ क्या पंगा हो गया, देखो इसके भी बुरे दिन चल रहे हैं, एक भी अच्छा न्यूज वाला सवाल है ही नहीं। सन लिमिटेड फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट, इसके पास है सोलर पावर पैनल ड्यूरिंग 1-2 एज पर द ड्राइंग एंड डिजाइन सप्लाइड। देखो कस्टमर एक तरीके से जॉब वर्कर टाइप है ये, है ना, या जॉब वर्कर तो नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रैक्टर टाइप है ये, है ना? जो आपका जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट जैसा बोलता है वैसा आप सामान बना के उनको देते हो, तो आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस दे रहे हो ना, बोलो। यस सर तो अब मुझे बताओ सौमिल, तुम्हारे लिए जो बनाऊंगा वो कौन खरीदेगा? तुम ही खरीदोगे ना, यस सर। क्योंकि मेरा काम ही क्या है, एज पर द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर वी हैव टू मेक अ प्रोडक्ट। तो जैसा आप डिजाइनिंग बताओगे, अब सौमिल जैसा डिजाइनिंग बताया वैसा ही सामान बनाऊंगा मैं। यस अब सर जो मुझे डिजाइनिंग पसंद सौमिल के लिए आया, मैंने बना भी दिया, अब कल सौमिल नहीं लेगा तो क्या सीमा उसको ले लेगी? बताओ, नहीं गारंटी नहीं है ना, नहीं नहीं। गारंटी तो नहीं है। यस सर ये प्रॉब्लम आ रही है कि जिस कस्टमर के लिए मैंने यहाँ पे सामान बनाया उस कस्टमर के साथ क्या हालात है, देखो। ड्यू टू अ लिक्विडिटी क्रंच द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड द कंपनी फॉर पोस्टपोनमेंट इन डिलीवरी शेड्यूल and requested the company to withhold the delivery of finished goods product and discontinue the production of balance items। क्या मतलब हुआ इसका? स्टोरी बताओ क्या हुआ। मेरा जो सपोज क्लाइंट है वो बोला साहब मेरे पास लिक्विडिटी क्रंच चल रही है, पैसे उसे मेरे पास आ नहीं रहे, तो जो तुम इन्वेंट्री बनाए हो ना, जो तुम इन्वेंट्री मेरे डिजाइन के लिए मेरे स्पेसिफिकेशन में बना के रखे हो कमिल, यस सर। उस इन्वेंट्री को तो अभी रखो, वो भी लेने नहीं आ रहा मैं। और जो ये 3 या 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू। मतलब मेरे लिए अब बनाना छोड़ो, और जो तुमने बना रखे भी है ना वो भी मैं अभी लेने नहीं आ रहा। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? यस यस सर। सर जो मेरे लिए तुम बना के रखे हो उसे मैं लेने नहीं आ रहा, अभी बाद में लूंगा मैं, देखते हैं। और जो प्रोसेसिंग में चल रहा था ना, रोको उसको तुरंत के तुरंत। तो जैसे ही तुम प्रोसेस में रोक दोगे उसको तो WIP होगा या नहीं होगा बताओ? यस होगा। सर बस घटना घटी, दुर्घटना घटी खतरनाक। देखो क्या दुर्घटना हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव द डिटेल ऑफ कस्टमर बैलेंस एंड द गुड्स हेल्ड बाय द कंपनी एज वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है यहाँ पे। बताओ WIP में कितने रह गए? 85।
रुक गए ना, मशीन ही रुक गया ना, विजुलाइज कर पा रहे हो ना। यस सर। और जो बन चुके थे वो सामने वाला डिलीवरी लेने भी नहीं आ रहा है 55 लाख 55। और साहब जो मैंने बना के उसको अभी तक बेचे हैं उसके मुझे पैसे कितने लेने हैं बताओ। 65। 55 आप क्वेश्चन समझ पा रही हो नहीं समझ पा रही हो बताओ। यस यस सर। सर जो मैंने बना के तुमको पहले ही बेच रखे हैं उसकी तो बिलिंग हो गई होगी या नहीं होगी। यस सर। तो जो बिलिंग हो रखी है उसके पैसे कितने लेने हैं 65। तो 65। मैं आपको डिलीवर करने जा रहा था, बोलो 55। 55। और जो तुमने कहे अचानक से और मैंने मशीन बंद किया, 85। मशीन में जो 85 फंसा हुआ है, मशीन में फंसा हुआ है, ये पूछता है भारत क्यों आपने ऐसा किया, ये मशीन में फंस के रह गया, WIP है ये 85 लाख। यस यस सर। और इतना ही कम था क्या, इतना ही कम नहीं था, ये कांग्रेस की सरकार द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, द पिटीशन फॉर, वाइंडिंग अप। जो तुम्हारा कस्टमर है वो तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, नीम चढ़ा करेला हो गया। एक तो पैसे नहीं दे रहे थे, अब उसके खिलाफ वाइंडिंग अप, मतलब वाइंडिंग अप क्या होते बोलते हैं उसको, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी है ना, IBC, वो भी स्टार्ट हो गया उसका। बोलो अब क्या होगा बताओ। खतरनाक लॉस The petition for winding up against the customer has been filed during the year by the Sun Limited. Comment with explanation on provision to be made of 205 lakh included in sundry debtors. ये टोटल करना तो कितना हो रहा है, 205 लाख हो रहा है। ये बोल रहे प्रोविजन बनाएंगे हम, जितना सामान है ना उस कस्टमर से रिलेटेड 205 लाख का हम यस प्रोविजन सर। टोटल 205 ही है। यस सर बताओ ये प्रोविजन बनाने से काम चलेगा? नहीं। नो ये तो इन्वेंट्री है ना। यस सर। कहाँ कहाँ आपको इन्वेंट्री दिख रहा है? ये WIP इन्वेंट्री है और ये भी क्या बताओ, ये इन्वेंट्री है। इन्वेंटरी है तो मेरे पास कितने के इन्वेंट्री है? मेरे पास जो इन्वेंट्री है टोटल 140। 140 के इन्वेंट्री है। 140 लाख के तो इन्वेंट्री है। यस सर और डेटर्स कितने के हैं? 65। 65 अलग अलग बातें है ना, यस अलग सर। अलग नजरिए से देखो। इन्वेंट्री के लिए क्या लगाओगे आप? इंडियस 2 लगाओगे। इंडियस 2। इंडियस 2 क्या बोलता है, यदि मान के चलो जो सामान में बना रहा हूं 100 मिल के लिए, यदि सीमा लेने को तैयार है तो मतलब इसका NRV अवेलेबल है। जब इसका NRV अवेलेबल है मतलब मैं इसको मार्केट में बेच सकता हूँ, कोई तो खरीद लेगा साहब, भले ही कुछ कम में खरीदे, NRV Yes, तो मिल जाएगा। यस सर। तो जब मेरे पास NRV अवेलेबल है, यदि मेरे पास NRV अवेलेबल है तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस और बोलो NRV व्हिचएवर इज लोअर लोअर। और मैंने कहा आपको जब कोई भी इसको खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा डिजाइन है जो बस 100 मिल इसको यूज कर रहा था बम बनाने में। अब जो बम ये बना रहा था उस बम का बनना सरकार ने बंद कर दिया, इलीगल कर दिया। मम्मी बता दिया बताओ, अब बताओ सरकार ने अरे बम जो होता है ना वो विस्फोटक, वो कई बार ना आप देखते हो ना जो माइंस होते हैं ना, हाँ, माइंस Yes, तोड़ने sir. में भी काम आते हैं। यस या कुछ ऐसा विस्फोटक आप एक्सप्लोजिव्स बनाते हो, एक्सप्लोजिव, तो एक्सप्लोजिव अब सरकार ने बना कर दिया कि साहब इस तरह का एक्सप्लोजिव बनाना क्या है अब नहीं है। तो अब कोई इसको नहीं खरीदेगा, तो अब इसको कोई खरीदने को ही नहीं तैयार है, तो अमिल भी अपना कोर्ट जा रहा है, इंसॉल्वेंसी होने वाला है। तो इसका NRV यदि मान लो है, कुछ NRV है तो कॉस्ट प्राइस NRV व्हिचएवर इज लोअर। बट जब इसका NRV ही नहीं है, NRV 0 है, तब क्या होगा बताओ? कॉस्ट प्राइस पे ले लेंगे। कॉस्ट प्राइस पे ले लेंगे। वाह वाह, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे, कॉस्ट प्राइस NRV तो व्हिचएवर इज लोअर। जीरो कॉस्ट लेंगे प्राइस 0 लोअर तो पहचान नहीं पाया, बताओ कितना है। मतलब जीरो ये हुआ सर PNL अकाउंट में पूरा का पूरा अपना लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई ना। 140 लाख की वैल्यू 0 हो गई तो मुझे कितने का लॉस बुक करना पड़ेगा? 140। आई बात समझ में? सही Yes, sir. रैप से भी बुरा हाल हो गया फिर हो गया ना बुरा हाल। दो एजम्पशन था। द फर्स्ट एजम्पशन इज कि यदि इसका मान लो डिमांड है मार्केट में, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा पैसा देगा, कम भी तो पैसा दे सकता है। तो जब Yes, sir. कॉस्ट प्राइस NRV कुछ भी है तो लोअर लेंगे, और मान लो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो NRV 0 होगा। NRV 0 होगा तो पूरे के पूरे लॉस आ जाएंगे। NRV 0 नहीं है तो आप आराम से वैल्यूएशन कर लो।
है नहीं, बताओ। यस सर। एज फार एज डेटर्स इज कंसर्न, तो डेटर्स कितने का बताओ? 65। 65 लाख का। तो इसके लिए आप क्या करोगे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आप बना सकते हो, ऐसा है। तो यस सर। 205 लाख इकट्ठा प्रोविजन नहीं बनाओगे। 205 लाख में आपको हो सकता है तो 140 लाख का लॉस भी बुक करना पड़े पूरे के पूरे, उसमें कोई प्रोविजन वाली बात नहीं। ठीक ना? यस sir. सर। डन है इतना? यस सर। चलिए, तो इतना रहने दीजिए आज, ठीक है। और ओके सर। रिमेनिंग जो है ना इंडेक्स, वो कल से कंटिन्यू चलेगी अपनी क्लास। कल से मॉर्निंग मिलते हैं आप लोगों से, यस। और फिर फर्दर उसको ले चलते हैं। अब क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे, क्वेश्चंस जितने भी है ना, इंडेक्स प्लस क्वेश्चंस लगे हाथ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा घर पे, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रैक्टिकल करता भी है खुद से, खोलता भी नहीं है उसको। तो अब जो भी इंडेक्स होगा, समझ रहे हो सोमिल, यस सर। Yes, sir. उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ साथ ही होंगे। यस सर। Yes, sir. चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय ओके बाय। सर। Okay, sir.